नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हम बात करेंगे आज बेलगाम रूस पर रोक कब तक, इस विषय पर। यूक्रेन वॉर के बीच तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाटो सदस्य देश पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद पोलैंड सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि रूस ने ऐसे किसी हमले से साफ इनकार किया है। रूस ने पोलैंड के मीडिया पर भड़काने का आरोप लगाया, जबकि इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाली में G7 और नाटो की आपात बैठक बुलाई। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहता है, यानी और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। दरअसल रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके मिसाइलों से हमला किया था। इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, लीव और पोल्टेवा शहरों पर कई मिसाइलें दागी गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में रूस की कुछ मिसाइलें यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में जा गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। पोलैंड की मीडिया के मुताबिक ये मिसाइलें पोलिश गांव प्रोजेवोडो में गिरी हैं। रूसी मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड की सरकार ने रात में ही रक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना से इनकार किया। रूस की सरकार का कहना है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। रूस ने कहा कि मामले को तूल देने के लिए ऐसी खबरों को फैलाया जा रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो देशों से रूस पर एक्शन लेने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का आतंक अब सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नाटो देश पर हमला एक गंभीर मामला है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना के बाद नाटो के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद कहा कि पोलैंड क्षेत्र में मिसाइल अटैक के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर वे इसकी जांच में मदद करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पता चलता है कि ये रूस की तरफ से मिसाइलें नहीं दागी गई। बाइडेन ने कहा कि प्रेजवेडोव में कथित तौर पर रूसी रॉकेट के गिरने पर पोलैंड के मीडिया और अधिकारियों के बयान से जानबूझकर इसे भड़काया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन संकट को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी आलोचना की। सुनक ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। साथ ही सुनक ने रूस से यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा। वैश्विक नेताओं का सामना नहीं करने पर ऋषि सुनक ने व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा और मॉस्को से कहा कि यह यूक्रेन के बर्बर आक्रमण को समाप्त करने का समय है। इससे पहले कल इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था, जिसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का गंभीर प्रयास किया था। अब हमारी बारी है, लेकिन ये बारी कैसे, रूस पर कैसे लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार संघर्ष का ये दौर जारी है। यूक्रेन को और वहां की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रूस पर लगाम लग नहीं पा रही है। G20 की भी बैठक हो रही है और उसमें अगर देखा जाए तो इमरजेंसी बैठक नाटो की भी तरफ से बुलाई गई, G7 देशों की भी बुलाई गई और ये एक इमरजेंसी बैठक थी। लेकिन बहुत सारी बातें ये हैं कि आखिर इससे क्या ये माना जाए कि रास्ता यानी जो संघर्ष का दायरा है वो और बढ़ गया। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम दोनों से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह से हम शुरुआत करना चाहेंगे। गोपाल जी, चूंकि अब ये जो मिसाइलें हैं कह रहे हैं कि पोलैंड पर गिरी हैं जाके, तो क्या हम ये माने कि जो संघर्ष का दायरा है वो और बढ़ गया, अब खतरा और बढ़ गया दुनिया पर? जय हिंद जी। देखिए, 9वां महीना चल रहा है लड़ाई का। जी। और कहते हैं कि अंदर तो बच्चा भी पैदा होकर के बाहर आ जाता है। जी। तो अभी युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। और इसका कारण सिर्फ एक है कि दोनों की अड़ियल भावना, उधर जेलेंस्की को सपोर्ट करने वाले देश और खासतौर से अमेरिका, जिसका अपने देश में आज तक कभी लड़ाई हुई नहीं और दूसरे देशों में करता रहा है और अभी भी कर रहा है। तीसरा कि रूस जो चाहता है वो अभी तक उसका जो 4-5 दिन के अंदर होने वाला था वो ऐसा हुआ नहीं। अभी ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। क्या हम 3rd विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? जी। अभी आप समझिए कि जो मिसाइलें रशिया ने दागी हैं, कौन कौन से कई 4 जो हमारे यानी यूक्रेन के लोग जिले हैं या ठिकाने हैं उनके ऊपर दागी गई। ठीक। और उसी के नजदीक ही पोलैंड पड़ता है।
क्योंकि G20 की बैठक हो रही है जिसमें रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बाकी सारे देश कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जेलेंस्की नहीं या किसी और ने मिसाइल छोड़ करके और उसको और भड़काने की कोशिश की हो, जिससे कि रशिया के ऊपर और दबाव बने और रशिया को क्या नाम है और दबाया जा सके। ठीक, मंजू पहली सेठ भी बात। दूसरा बात ऐसा भी हो सकता है कि जब आप यानी बॉर्डर के नजदीक कोई मिसाइल गिरती है तो गलती से भी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पहुंच सकती है। ठीक, ये भी एक लेकिन रशिया तो इस बात से इनकार कर रहा है ना, रशिया इस बात से इनकार कर रहा है और बाइडेन ने भी इस बात को माना है। हम आते हैं आपके पास, मंजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, आप किस तरह से देखती हैं, चूंकि अब जो है अभी तक जो संघर्ष चल रहा है, जैसा कि अभी रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह ने बताया कि दूसरे क्षेत्र में अगर गिर जाते हैं, किसी दूसरे देश की सीमा पर मिसाइलें गिरती हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ रशिया कह रहा है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना मिसाइलें दागी गई हैं, मीडिया सिर्फ झूठ फैला रहा है यहाँ पर। और बाइडेन ने भी ये कहा कि शुरुआती तौर पर ये देखा जा रहा है कि ये रशिया की यहाँ पर गलती नहीं है, लेकिन हम क्या ये माने कि एक दायरा अब जो है संघर्ष का बढ़ गया है जिस तरह से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है? आई थिंक ये फर्स्ट रिस्पॉन्स था जी उनका कि हम इसको क्या हुआ है क्या नहीं है, लेकिन जैसे सब लीडर्स ने अब कहा है कि ये हो सकता है कि रशिया ने ना फायर किया हो और ये काउंटर अटैक जो हुआ है यूक्रेन द्वारा उनकी मिसाइल्स के अगेंस्ट, तो हो सकता है कि ये उसका नतीजा हो और इन्वेस्टिगेशंस अभी जारी हैं। और साथ ही में अगर आप देखेंगे उनका ड्राफ्ट डिक्लेरेशन आया है G20 का, उसमें भी ये कहा गया है कि मोस्ट कंट्रीज कंडेम्ड इट एंड कंडेम रशियाज अटैक। और ये जो, लेकिन हाँ ये जरूरी बहुत ही कहना हमें खेद है कि जब ये रूस ने अटैक्स अभी तक बंद नहीं किए हैं, साथ में इंडिया का तो रहा है स्टैंड कि आप बातचीत करिए, आप इसको बंद करिए, लेकिन वो भी अपने मिसाइल अटैक्स अभी जारी रख रहे हैं। और यूक्रेन को इसका ये मिल गया है, एक बहाना मिल गया है और इसको रेज करने का, और ये G20 वहाँ पे चल रहा है जी। और मीटिंग चल रही है। और ये बहुत ही खेद की बात है कि रूस अभी भी इसको बंद नहीं करने के लिए राजी हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है ये एस्केलेट ना हो, क्योंकि अगर ये नेटो कंट्री में अटैक अगर ये डिसाइड करते हैं या इनके जो नॉट डिसाइड, तो अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि रूस की तरफ से आया है ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और उम्मीद है कि ये नहीं ऐसा होगा और सबसे वर्ल्ड लीडर्स अपना संयम रखेंगे और बातचीत की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ऋषि सुनक भी बोल रहे हैं, जेलेंस्की भी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब ये जो है युद्ध बढ़ाना चाहता है रशिया। G20 का अभी शिखर सम्मेलन जो है चल रहा था, उसमें सारे बड़े नेता हुए, लेकिन पुतिन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में क्या लगता नहीं कि एक मंच जहां पर वो अपनी बात रख सकते थे और सारी चीजों को शॉर्ट आउट किया जा सकता था, वो चाहते नहीं थे? ऐसा जी नहीं, क्योंकि ये आई थिंक इस मंच में तो सॉर्टिंग आउट करने की उम्मीद बहुत ही हमको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका एजेंडा अलग है। और अगर प्रेसिडेंट पुतिन मान लीजिए वहां आते भी थे तो उनके ये सब गैंग अप होने के चांसेस थे और उनको एम्बैरेसमेंट करने की जगह होता, थोड़ा कंडेम करते सब लोग या उनके खिलाफ बोलते, तो वो ऐसी स्थिति में आई थिंक अपने आप को नहीं डालना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा है और फॉरेन मिनिस्टर वहाँ थे, लेकिन उनकी भी ज़्यादा कोई मतलब क्या कहें सुनवाई नहीं हुई उनकी तरफ से। और ये जो पूरा जो लड़ाई चलती चली जा रही है, 266 डेज हो गए हैं और ये अभी भी रुकने का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो एक सोल्यूशन दे सकते हैं और कोई इसको एंड करने के लिए, लेकिन साथ ही में क्योंकि वेस्ट अभी भी कह रहा है, नेटो भी कह रहा है, सब कंट्रीज कह रहे हैं, यूएस भी कह रहा है कि हम सपोर्ट जारी रखेंगे यूक्रेन को। और स्वीडन ने अनाउंस कर दिया आज कि हम इतना और उनको वेपन्स भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, उनके डिफेंस के लिए आप भेजिए उनको, आपको लगता है तो, लेकिन पहली बात है कि नेगोशिएशन शुरू करें, सीज फायर अनाउंस करें दोनों साइड,
और लेकिन रूस को लेकिन ये चीज मंजू जी नजर भी तो आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नाटो पीछे से सपोर्ट कर रहा है उससे तो ये लगता है कि इसका मतलब लोग चाहते नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि संघर्ष विराम हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है कि ये चलता चला जाए और उनके डायरेक्टली वो कोई उनको अफेक्ट नहीं हो रहा है, दूर हो रहे हैं ये आपस में दोनों। यूक्रेन को बिल्कुल जैसे कहते हैं बलि पे चढ़ाया हुआ है। और यूक्रेन भी कहता है वो तो स्वाभाविक है कि हमारा देश इंडिपेंडेंट रहे, अपने आप को डिपेंड करेंगे, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन रूस को भी आई थिंक अब नेगोशिएटिंग टेबल पे आना चाहिए। ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, ये ईयर ऑफ वॉर नहीं है और सब कंट्रीज को, दोनों को समझना चाहिए और कंट्रीज को भी समझना चाहिए। ठीक है, उनके जियोपॉलिटिकल गेम्स चल रहे हैं कि हम रूस को वीक करना चाहते हैं और इससे वीक होगा, लेकिन लड़ाई को मेरा मानना है कि लड़ाई को सबसे पहले सीज फायर होना चाहिए, बंद करना चाहिए और नेगोशिएटिंग टेबल पे आना चाहिए। एक सवाल और आपसे हम एक सवाल और समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट इशारा किया है कि बड़ी संस्थाएं शांति व्यवस्था को कायम रखने में अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। यानी एक यूएनएससी को आईना दिखाने की कोशिश की है उन्होंने कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आप सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। अगर गंभीरता से प्रयास किए जाए तो हमें लग रहा है कि हम प्रगति की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे और युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। हमें 2 युद्ध से सीख ले चुके हैं। जी रविंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही हमने हमारे प्रधानमंत्री ने जो पोजीशन ली है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको ये इसका ड्यूटी था कि वॉर को अवॉइड करे, वॉर को रिजॉल्व करें, वो उसमें नाकाम रहा है, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स हैं वही हैं जो वॉर में इन्वॉल्व हैं। तो वो जब तक उसको कोई समाधान निकालने के लिए तो तभी हो सकता है ना जब वो खुद ही तैयार हो कि हम इसको नेगोशिएट करें और एंड करें वॉर को। और G20 भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है शायद जो क्योंकि इकोनॉमिक उसका काफी हेफ्ट है, इकोनॉमिक 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इकोनॉमी इसके मेंबर्स हैं, तो शायद ये प्रेशर डाल पाए, बना पाए। लेकिन जो मल्टीलैटरल सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब क्या कहें, कैसा कहें इसको, कि वो अपने जो काम है वो उसकी तरफ इतना प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन शायद जब G20 का हम नेतृत्व लेंगे दिसंबर में इंडिया, तो शायद कोशिश करेंगे जरूर कि इस वॉर को एंड किया जाए, अगर उससे पहले एंड नहीं हुई या सीज फायर नहीं हुआ। और हमारे कोशिश है कि इसको वॉर को एंड किया जाए, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी क्राइसिस हो गए हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की भी खुद ही एक सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है वर्ल्ड के लिए कि ये कहाँ तक चलेगा। और सभी को इसका जो क्या कहते हैं आउटकम है, जो इसका वो है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। ठीक बात। और इसको सबको, और कहते हैं कि युद्ध जब भी होता है तो देश, कोई भी देश है, बहुत पीछे चला जाता है। चलिए, और यूक्रेन तो बहुत ही बुरे हालत में है इस वक्त। ठीक है। और एक बहुत बढ़िया बात भी कही थी रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह ने, बहुत अच्छी बात कही थी कि हम शायद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये इसी तरह से चलता रहा और लगातार इस तरह की परिस्थिति बनी रही तो शायद एक रास्ता और खुल जाएगा तीसरे विश्व युद्ध का। लगाम रूस पर रोक कब लगेगी, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, आप यही कह रहे थे कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए नॉर्थ कोरिया वो धमकी दे दे करके थक गया और पता नहीं कब किस वक्त जो है जिसका वो दिमाग फिर जाए तो आप क्या करेंगे जी। अमेरिका अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यूक्रेन का मामला पहले ही सॉल्व हो चुका होता, बशर्ते कि यदि वो इंटरफियर नहीं करते। नाटो में जाने की बात कही थी, जनता को नहीं जाएंगे, यदि वो उसको पहले ही सॉल्व करते तो 4-5 दिन के अंदर ही युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन क्योंकि बढ़ावा आज तक अमेरिका ने जो भी युद्ध किए हैं अपनी सॉइल पर, 250 साल से ज्यादा होने वाले हैं, अभी तक उनकी जमीन के ऊपर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। उन्होंने सारे युद्ध बाहर लड़े हैं और वो दूसरों के कंधों पर चल करके बंदूक चलाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं। आज भी वही कर रहे हैं, अपने हथियारों को बेच रहे हैं और उनकी यानी जहां भी युद्ध होता है तो उनके हथियार ज्यादा से ज्यादा बिकते हैं। और पुराने ये हम मदद कर रहे हैं, मदद क्या कर रहे हैं अमेरिका?
मदद अमेरिका क्या कर रहा है? हथियार दे रहा है, उसके वैसे एवज पैसे लेगा या कुछ और लेगा, कोई न कोई और दूसरी चीज लेगा यूक्रेन से। उसी तरीके से नाटो देश भी। अभी आप ये समझिए, थोड़ी दिन पहले आपने वो स्मार्ट बॉम्ब और कौन सा यानी बॉम्ब की बात कही थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब की बात। हाँ। देखिए अभी 9 महीने तक काफी बड़ा युद्ध हो चुका है। यूक्रेन तकरीबन टोटल तबाही के कगार पर है। उनकी जनता की भावनाओं को देखिए, उनके साथ में जो सपोर्ट करने वाले हैं वो मदद तो जरूर कर रहे हैं, तकलीफ उनको भी है। नहीं तो सवाल ये है ना, बीच का रास्ता निकालेगा कौन? देखिए जैसा कि आपने दोनों थोड़ी देर देशों के पहले वरिष्ठ कहा, नेताओं का आपस में ही बैठना होगा। जैसे आपने कहा और मैडम ने कहा, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया और बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया कि आज भारत की जो स्थिति है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी G20 में भी और उससे पहले भी पुतिन से बात की, तब उससे पहले जेलेंस्की से 3-4 बात की, तब हर बार उन्होंने कहा है शांति ही सबसे बड़ा रास्ता है। बैठ करके यदि हम बात करेंगे उसी से हम सुलझ सकते हैं, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब G20 के भारत अध्यक्ष पर करेगा, उसके बाद में हो सकता है कि इसके अंदर बहुत परिवर्तन आने की संभावना है। और उन्होंने G20 में बड़े खुल करके सारे नेताओं को अपने बड़े सम्मान पूर्वक अपनी खुल करके बात कही कि हम चाहते हैं कि लड़ाई जो है किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो आने वाले समय में आपकी यानी भारत की प्रभुता, इसकी सक्षमता, इसका नेतृत्व शायद और भी तटस्थता अच्छी है भारत की। अब मंजू जी हम यही समझना चाहेंगे, क्योंकि भारत को लेकर जिस तरह से स्टैंड भारत ने इस बार क्लियर किया है, खासकर हम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से बातों को रखा है, वो बहुत मतलब स्पष्ट है, दुनिया के लिए साफ संकेत। उन्होंने कहा था कि उनके कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि रशिया को लगता है, यूरोप को ये लगता है कि उसकी परेशानियां दुनिया की परेशानी है, लेकिन दुनिया की परेशानी उसकी परेशानी नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर पर संकेत दिया था। वहीं अमेरिका ने जब कुछ बोला तो साफ साफ उसने बोला कि आप किसको मूर्ख समझ रहे हैं, किसको मूर्ख समझ रहे हैं, दुनिया को तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कौन कर मतलब ये युद्ध की स्थिति बना कौन रहा है या दबाव की नीति कौन अपनाता है। ये तो दो चीजें तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन भारत के सामने इस बार चुनौतियां कई हैं। पहला तो वैश्विक मंच पे हम जा रहे हैं, अपना रास्ता, अपना मार्केट खोज रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम नए दोस्त भी तलाश रहे हैं, और तीसरी तरफ हमें अपनी दोस्ती भी निभाना है रशिया के साथ। तो ये चुनौतियों से क्या लगता नहीं कि कैसे निपटेगा भारत, और क्या रास्ता रहेगा इसका? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, इंडिया के सामने, और बैलेंसिंग एक करना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत जरूरी है अपने हितों को सामने रखते हुए। आप देखेंगे कि इस वक्त ऐसी वैश्विक जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी की तरफ आ गया है। कुछ भी हो सकता है, और हर देश और जो बिग पावर्स हैं ये अपने सोच रहे हैं हम अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन कैसे किया जाए और इंक्रीज, और चीन चाह रहा है कि हमारी कैसे इंक्रीज हो, और यूरोप और यूएस और दोनों चाह रहे हैं कि हमारी सुप्रीमेसी जो थी अभी तक वर्ल्ड में हम उसको कैसे मेंटेन करें, और अपनी जो इकोनॉमीज को भी वो देख रहे हैं कि कैसे हम करें। दिस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ रिसेशन, और इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त अच्छी कर रही है थोड़ी, और वो इसलिए इंडिया से सब बात कर रहे हैं। इंडिया की मार्केट भी है, और इंडिया जो मैन्युफैक्चर और जो सप्लाई चेन की ऑफर किया है और जो कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई चेन शिफ्ट हो इंडिया में, तो अगर ये होता है तो इंडिया के लिए तो बहुत ही ये हमको अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको यूज करें। लेकिन अगर आप आगे देख रहे हैं जो हो रहा है देश में, दुनिया में इस वक्त, जो रैपिडली शिफ्टिंग सैंड जिसे कहना चाहिए वर्ल्ड बैलेंस में, और जो अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर था यूनिपोलर हो गया था यूएस की तरफ, और यूएस जैसे कर्नल साहब ने कहा, यूएस से सारी लड़ाइयां अपनी दूसरे देशों में लड़ी, और अपने जो उनकी जो इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी तैयार हैं करने के लिए, और वही हो रहा है। और साथ में अगर देखा जाए, ये जो फूड क्राइसिस आ गया है जो वर्ल्ड में, और एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, इसको सप्लाई चेन जो होती है की जगह लड़ाई पे लड़ाई होती चली जा रही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कोई भी देख नहीं रहा है कि लोगों को क्या हो रहा है। और जैसे यूरोप सोचता है हम ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है स्टिल,
अमेरिका तो खैर है ही अभी इस वक्त पैरामाउंट पावर। चीन साथ में कह रहा है कि अगर ये लड़ाई चलती रहे तो मेरा तो रुतबा ऊपर और उठेगा। और वो अभी आपने देखा ने जो चीन और यूएस के प्रेसिडेंट के दोनों की जो बातचीत हुई है वो एक और फिर से, क्योंकि उनको पता है कि देयर इज नो ऑप्शन बट टू टॉक। ऑन द वन हैंड हम कह रहे हैं ताइवान में अपने नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और वन चाइना पॉलिसी जो डबल स्पीक थोड़ी बहुत चलती चली जा रही है वर्ल्ड अफेयर्स में, वो अभी भी हमने देखा, G20 में भी हमने देखा। ऑन वन हैंड उन्होंने बड़ी अच्छे से बात की और कहा चीन और यूएस के रिलेशंस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए और ताइवान पे अब रेड लाइन है हमारी, चीन ने कहा। लेकिन यूएस ने साथ में ये भी फिर पीछे से ये भी कह दिया कि हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। तो दिस डबल स्पीक जो चलता चला जा रहा है वो मुझे लग रहा है आगे चल के भी चलेगा। और इंडिया को अपना देखना है किसमें हित है और कैसे अपने रिलेशनशिप सब कंट्रीज के साथ, बिग पावर्स के साथ, डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ, सबके साथ हमें अपने रिलेशंस बैलेंस करने होंगे। रूस के साथ भी अपना देखना है हमें, यूएस के साथ भी देखना है, क्योंकि हम नकार नहीं सकते उनको। वी कैन नॉट इग्नोर आवर रिलेशंस विद द यूएस बिकॉज इट इज स्टिल पावरफुल। यूरोप के साथ भी हमें बहुत उनके जो इनोवेशन हो रहे हैं उसके लिए भी हमें उनके साथ कोलैबोरेशन करना, हमारे सिटीजन के लिए वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारे जो ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको हमें साथ में ही मद्देनजर रखते हुए अपने रिलेशनशिप बढ़ाने हैं हर कंट्री के साथ, और साथ में अपने व्यूज भी क्लियरली रखने हैं हर, क्योंकि अब ना हम थोड़े से हमारी जो कंट्री अच्छी कर रही है, हमारी पावर, इकोनॉमिक पावर अच्छी, हमें सारी चीजों को ध्यान में, हाँ सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन कर्नल साहब, एक देश के पास विकल्प क्या रह जाता है? यूक्रेन जिस बात के संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है, जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब समय आ गया है, युद्ध विराम होना चाहिए, यानी एक साइड से तो संकेत मिल गया है कि भाई अब थम जाइए, बहुत नुकसान हो चुका है, दूसरी तरफ से भी तो संकेत मिले, और बीच का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। और मान लीजिए कि नाटो देश है या अमेरिका इन चीज को नहीं रोकता और उसको यूक्रेन को उकसाता रहता है, तो फिर स्थिति क्या बनेगी जाके? क्योंकि दोस्त भी बदल रहे हैं, पैमाने भी बदल रहे हैं, सारी चीजें बदलती जा रही, परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मरता क्या न करता वाली बात है। ज़ेलेंस्की शुरू में एकदम विचित्र स्थिति में थे, लेकिन इतना सपोर्ट मिला उनको तो वो जो है और ज्यादा आगे बढ़ते चले गए। यदि वो सपोर्ट नहीं होता तो कभी का जो रशिया का उद्देश्य था शायद 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर पूरा हो जाता। ठीक बात। आज स्थिति यूक्रेन की है कि यदि नाटो कंट्रीज और अमेरिका सपोर्ट थोड़ा सा भी बंद करता है तो उस स्थिति में अपने आप ही इसको धराशायी होना पड़ेगा। बशर्ते ये है कि भाई इसको आपस में बात करके, सुलह करके इसको शांत किया जाए। यदि उन्होंने इंडिकेशन दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रशिया भी इसको जरूर आग्रह समझेगा, लेकिन कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में, कौन कौन सी स्थितियां निकल कर के आएंगी वो तो अभी देखना बाकी है। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि अगर कमजोरी आपकी पता लग गई तो वो फिर दूसरा देश हावी हो जाता है, और रशिया को इस बात की जरा भी भनक लगी कि यूक्रेन थोड़ा कमजोर पड़ रहा तो फिर वो अपनी शर्तें मनवाएगा। देखिए, शर्तें तो पहले ही मान लेते तो बात प्रॉब्लम ही नहीं होती ना जी। जब पहले ही ज़ेलेंस्की मान लेते तो प्रॉब्लम नहीं होती। उनको मानना ही पड़ेगा। रशिया को देखो, सारे प्रतिबंध लगा दिए, रशिया का कुछ नहीं बिगड़ा, उसकी इकोनॉमी फिर भी उसी तरीके से है। आज यदि रशिया 70% गैस जो है यूरोप को देता है, आज वो गैस बंद कर देता है। जो $35 में या $40 में थी आज $140 की गैस दे रहा है। डबल ट्रिपल जो है ट्रिपल के गैस के दाम ले रहा है। यदि आज वो बंद कर देता है, यूरोप खत्म हो जाएगा। देयर इज नो अदर प्लेस फ्रॉम वेयर दे कैन गेट दी गैस फॉर विंटर सीजन। तो ये कर्नल साहब, क्योंकि वक्त समय सीमा समाप्त हो रही, हम आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे, कोई रास्ता नजर आ रहा है यहाँ पर कि ऐसा क्या होना चाहिए जिससे ये युद्ध रुक जाए? कोई उम्मीद की किरण? सबसे बड़ी बात यही है, तो हम तो अनुरोध करेंगे G20 के सारे लोग हैं, उनके बीच में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, सारे बैठ करके समझाएं दूसरों को, अपनी चीजों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट कम करें, दूसरों को समझाएं, तो आसानी से रास्ता निकल सकता है। ठीक है मंजू जी, आप कैसे देखते हैं? 30 सेकंड में जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा कि प्रेशर थोड़ा डालेंगे, वहां पे बातचीत हो, लेकिन एक रास्ता खुलना चाहिए शुरू से रशिया के कि हमें नेटो हमें अपने बॉर्डर पे नहीं चाहिए।
ठीक बात। तो जब तक कि यूक्रेन उस बात से हटेगा नहीं और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको नहीं हटाएगा, मुझे लगता है, उम्मीद कम है कि इसका कोई भी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, माफी चाहेंगे। फिलहाल यहाँ देखना होगा, रास्ते हैं लेकिन रास्ते निकाले जाते हैं। अगर कहीं उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है तो ऐसे में रास्ते निकालने उन्हीं दोनों देशों को पड़ते हैं जो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप एक एक कदम पीछे नहीं हटते हैं तो निश्चित तौर पर आप चाहते नहीं हैं कि इस युद्ध को विराम दिया जाए, लेकिन यहाँ रास्ते निकालने होंगे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर हमें विकास भी करना है तो हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा, ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी होगी। तो ये बात दोनों को समझनी होगी, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो पीछे से सपोर्ट करके आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात अगर यूक्रेन की भी जल्द समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।